हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाले टीचर पे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है दो ध्रुवीयता का अंत यानी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इस चैप्टर के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही समझ ली हैं। अगर आप में से कोई एक ऐसा बंदा है जिसने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जो जाके पहले उस वाले पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि उस वाले पार्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। जैसे कि हमने कोल्ड वॉर के बारे में समझा था कि कोल्ड वॉर कैसी लड़ाई होती है, कब से कब तक हुई थी, ये लड़ाई किस टाइप की है। और हमने चैप्टर के नाम के बारे में यानी दो ध्रुवीयता के अंत को भी अच्छे से समझ लिया था, एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो आज ऐसा करते हैं, अपने इस चैप्टर को इस वाली वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल दिल्ली वाला टीचर। तो अब मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले कोल्ड वॉर के बारे में ही एक दो बातें और आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे समझना आप कि कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर के बारे में एक दो बातें तो हमने पहले ही पढ़ ली हैं। तो कोल्ड वॉर कब से कब तक हुई, मेरे साथ बोलना है सभी को। कोल्ड वॉर कब से कब तक हुई? 1945 से लेकर 1991 तक। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला सभी ने, 45 से लेकर 1991 तक हुई थी। अच्छा, कोल्ड वॉर इसका नाम क्यों पड़ा था? तो हाँ, इसीलिए पड़ा था नाम क्योंकि इस लड़ाई के अंदर क्या होता है, वेपन्स का यूज़ नहीं होता। वेपन्स का मतलब हथियार, हाँ जी, हथियारों का यूज़ जो है इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम कोल्ड वॉर पड़ा था। अब मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि कोल्ड वॉर नाम से तो हमारे को पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे वॉर की बात हो रही है, नाम में लिखा हुआ है कोल्ड वॉर, लेकिन यहाँ पे जैसे क्या है, वॉर है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा भाई हथियारों से लड़ाई तो हो नहीं रही, तो ये फिर किस टाइप की वॉर है? अगर यहाँ पे हथियारों से लड़ाई नहीं हो रही तो फिर किस चीज़ की लड़ाई हो रही है? समझ आया क्वेश्चन? मैंने क्या बोला कि भाई कोल्ड वॉर में हथियारों से लड़ाई तो नहीं हो रही, वेपन से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हो रही, तो फिर किस चीज़ की लड़ाई हो रही है? तो इसके अंदर लड़ाई होती है विचारधारा की। जी हाँ, किसकी लड़ाई होती है? विचारधारा की लड़ाई। तो कोल्ड वॉर एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी वॉर है जो जिसमें हथियारों का यूज़ नहीं होता है और विचारधारा की लड़ाई होती है। विचारधारा की लड़ाई का मतलब है यहाँ पे आइडियोलॉजिकल वॉर, यानी कि ये क्या होती है, एक टाइप की आइडियोलॉजिकल वॉर है। अच्छा, कोल्ड वॉर किन दोनों देशों के बीच में हुई है? तो हाँ, किसके बीच में हुई है? यूएसए और दूसरी कंट्री यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या हुआ था? शीत युद्ध हुआ था 45 से लेकर 91 तक। तो यहाँ पे जैसे क्या था कि ये दोनों जो कंट्रीज़ थी, इन दोनों की ही विचारधारा अलग थी, दोनों की आइडियोलॉजी जो थी वो बिल्कुल ही अलग थी। जैसे यूएसए की जो विचारधारा थी उसका नाम था कैपिटलिज्म। क्या नाम था? कैपिटलिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद। ठीक है, तो ये यूएसए की विचारधारा का नाम है, उसकी आइडियोलॉजी का नाम है। वैसे ही यहाँ पे यूएसएसआर की भी एक विचारधारा थी और उसका नाम था यहाँ पे समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। तो अब जैसे क्या था कि भाई दोनों देशों के बीच में इन दोनों की विचारधाराओं को लेकर ही लड़ाई बनी हुई थी। जैसे कि हमने देखा अभी भाई कोल्ड वॉर क्या है, विचारधारा की लड़ाई है। यूएसए बोलता था कि भाई हमारी जो विचारधारा है कौन सी वाली, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म वाली, वो दुनिया की सबसे बेस्ट विचारधारा है, सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी है। वहीं दूसरी तरफ कौन बोल रहा है? यूएसएसआर। यूएसएसआर बोल रहा है ऐसा थोड़ी है, हमारी वाली जो विचारधारा है, हमारी जो आइडियोलॉजी है जिसका नाम है सोशलिज्म, वो दुनिया की सबसे बेस्ट विचारधारा है। मतलब दोनों देशों के बीच में क्या था, विचारधारा को लेकर लड़ाई थी। दोनों ही देश बोलते थे कि नहीं भाई हमारी अच्छी है, नहीं भाई हमारी अच्छी है। तो इन दोनों की विचारधारा में क्या था, लड़ाई हो रखी थी, वॉर चल रही थी। तो कोल्ड वॉर के बारे में हमारे को हमेशा ये दोनों बातें जो है याद रखनी है कि वेपन्स की लड़ाई नहीं है लेकिन विचारधारा की लड़ाई है। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद,
व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ सोशलिज्म। तो उसी के लिए मैंने आपके लिए पहले ही एक वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ हमारे चैनल के ऊपर ही, तो जाके एक बार उस वीडियो को देखिए। वीडियो का टाइटल है कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। अगर आप उस वाली वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ कैपिटलिज्म एंड व्हाट इज़ सोशलिज्म। उस वीडियो के अंदर मैंने दोनों ही विचारधारा को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा है, तो पहले जाइए और एक बार देखिए उस वीडियो को। तो अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपनी जो वीडियो है उसको आगे बढ़ा के अपने चैप्टर को कंटिन्यू करके पहला टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बस मैंने आपको एक बार बताने के लिए समझाया है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अपना जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का उसको यहाँ पे हम उठाते हैं। तो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है सोवियत प्रणाली क्या थी। पहले टॉपिक का नाम क्या है? सोवियत प्रणाली क्या थी, यानी कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। ये हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। सबसे पहले इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। अच्छा, अब मेरे को आप एक बात बताइए, जैसे मान लो कि भाई आपको जो है मेरे बारे में समझना है। मान लो जस्ट इमेजिन कि मेरी किसी एक लड़के से लड़ाई हो रही है, कोई एक पर्सन है जिससे मेरी लड़ाई हो रही है, वॉर चल रही है, एकदम हाथापाई हो रही है। तो अगर आपको उस वॉर के बारे में समझना है तो समझने से पहले कि भाई लड़ाई क्यों हो रही है, क्या रीज़न है, तो उससे पहले तो आपको मेरे बारे में समझना पड़ेगा और जो दूसरा जो सेकंड पर्सन है उसके बारे में भी समझना पड़ेगा। तभी तो आपको समझ आएगा कि भाई यहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही है। तो यहाँ पर भी ऐसे क्या है, यहाँ पे तो हमारे बीच में लड़ाई हो रही, मैंने एग्जाम्पल दिया, और यहाँ पे लड़ाई किसकी चल रही है? यूएसए की, और कौन सी? यूएसएसआर की। तो हमारे को इन दोनों के बारे में भी तो समझना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। अगर हमारे को समझना है कि भाई लड़ाई क्यों हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यूएसएसआर का अंत कैसे हुआ, क्योंकि चैप्टर तो वही है हमारा। क्या है चैप्टर? दो ध्रुवीयता का अंत, यानी कि यूएसएसआर का अंत। ये बात मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दी थी, ठीक है। तो दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब यूएसएसआर का अंत। तो यूएसएसआर का अंत कैसे हुआ, इससे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि यूएसएसआर था कैसा। समझ में आ रहा है कि यूएसएसआर का एंड कैसे हो गया, वो पूरा मतलब कि डिकम्पोज मतलब कि ख़त्म कैसे हो गया। इसको समझने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि यूएसएसआर किस टाइप का साम्राज्य था, किस टाइप का ग्रुप था, और उसके अंदर कौन सी प्रणाली थी, मतलब सिस्टम क्या चल रहा था यूएसएसआर के अंदर। तो पहला टॉपिक हमारे को वही बता रहा है। समझ आया कि इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक क्यों है? तो ये टॉपिक हमारे को बताना चाहता है कि भाई यूएसएसआर के मतलब कि उसके विघटन से पहले, उसका विघटन कैसे हुआ, इससे पहले ये समझो कि यूएसएसआर के अंदर प्रणाली कौन सी थी। समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सोवियत प्रणाली क्या थी, उसके बाद हम देखेंगे कि सोवियत संघ कैसे टूट गया। ठीक है। तो अब जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर की इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि यूएसएसआर जो है वो बना कैसे। हमारे को समझना है कि भाई यूएसएसआर टूटा कैसे, तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि भाई यूएसएसआर बना कैसे। तो यूएसएसआर जो है वो बना था 1917 के अंदर। कब बना था? 1917 के अंदर। और कैसे बना था? तो 1917 के अंदर जो है एक समाजवादी क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? समाजवादी क्रांति। समाजवादी का मतलब ऐसे क्या है यहाँ पे? सोशलिस्ट। समाजवादी का मतलब क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट। और कोई भी क्रांति जो है, तो क्रांति को हम क्या नाम देते हैं? रिवॉल्यूशन। हाँ, तो क्या नाम देते हैं भाई? रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या है 1917 के अंदर 1917 के अंदर क्या हुआ? समाजवादी क्रांति हुई, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया के अंदर। कहाँ पर हुआ था?
रशिया के अंदर, ठीक है, रूस के अंदर जो है ये समाजवादी क्रांति हुई। और इसी क्रांति के बाद एक बहुत ही बड़ा सा जो है एक ग्रुप बन के सबके सामने आया, जिसका नाम था यूएसएसआर। क्या नाम था? यूएसएसआर। और इस यूएसएसआर के अंदर उस टाइम पर 15 देश जो है एक साथ आए और उन्होंने बोला कि भाई हम जो है एक बनाते हैं ग्रुप जिसका नाम रखेंगे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो इसके अंदर यूएसएसआर के अंदर कितने देश आए? 15 देश। समझ आया? तो इस टाइप से क्या हुआ, यूएसएसआर जो है वो पूरा बन के तैयार हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये समाजवादी क्रांति क्या है? ये तो हमारे को पता ही नहीं है। हमने बोल तो दिया कि भाई 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी, रूस के अंदर हुई थी, उसके बाद जो है 15 देश साथ में आए और यूएसएसआर को बनाया, उसका निर्माण किया। लेकिन ये समाजवादी क्रांति होती क्या है ये पता करते हैं पहले। तो समाजवादी क्रांति जो है वो क्या है कि पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि समाजवादी क्रांति क्या होती है। तो समाजवादी क्रांति जो थी वो किसके विरोध में हुई थी? पूंजीवाद के विरोध में। पूंजीवाद के क्या हुई? विरोध में हुई, मतलब कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में हुई थी समाजवादी क्रांति। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो कहीं पर बीजेपी के नारे लग रहे हैं, ठीक है, बीजेपी के नारे लग रहे हैं कि बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, तो ऑटोमेटिकली अगर बीजेपी के नारे लग रहे हैं तो वो बंदे कांग्रेस के अगेंस्ट में ही होंगे। समझ आ रही है बात? अगर कोई बंदा बीजेपी का सपोर्टर है तो वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस का अगेंस्ट में ही होगा, उसके, समझ आया, उसका विरोध ही करेगा। तो यहाँ पर भी सेम बात है। अगर मान लो कोई बंदा कांग्रेस के सपोर्ट में है तो वो बीजेपी का विरोध करेगा। मतलब अगर हम किसी के सपोर्ट में हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे के साथ में नहीं है, हम उसके अगेंस्ट में हो गए। तो यहाँ पर भी वही बात, समाजवादी क्रांति हो रही है। तो समाजवादी क्रांति जो है तो ये समाजवादी है, यानी सोशलिज्म है, तो ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में ही तो होगा। अगर कहीं पर समाजवादी क्रांति चल रही है, वो लोग नारे लगा रहे हैं कि समाजवाद जिंदाबाद, सोशलिज्म जिंदाबाद, तो ऑटोमेटिकली यानी कि कैपिटलिज्म का अगेंस्ट में ही है, वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पहला पॉइंट तो हमारा बहुत आसान है कि समाजवादी है तो भाई ऑटोमेटिकली पूंजीवाद का विरोध ही करेगी, उसके अगेंस्ट में ही होगी। तो यहाँ पे हमारे को समझ आया कि समाजवादी क्रांति जो थी वो किसके विरोध में हुई थी? पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। ये बात क्लियर है? ओके, तो अब जैसे देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या है। तो सेकंड जो है ना, यहाँ पर हमारे को समझना है कि जब ये समाजवादी क्रांति हुई, जब पूरा सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ रशिया के अंदर, तो उसका जो है कुछ ना कुछ एम तो होगा ही, कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, कुछ उद्देश्य होगा। तो हाँ, इसका क्या था? एक उद्देश्य था, एक एम भी था। और वो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य को समझते हैं। तो समाजवादी क्रांति का एक उद्देश्य था, और उद्देश्य था समता मूलक समाज बनाना। क्या बनाना? समता मूलक समाज बनाना। समता मूलक समाज का मतलब क्या होता है? इगैलिटेरियन सोसाइटी। क्या होता है? इगैलिटेरियन सोसाइटी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है, ये इसका क्या है? एम है। मतलब जब ये समाजवादी क्रांति जब हो रही थी रशिया के अंदर, जब पूरा रिवॉल्यूशन हो रहा था, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, तो उन्होंने अपना एक एम बनाया, एक गोल बनाया। क्या गोल बनाया? कि हमारे को क्या करना है? पूरा समता मूलक समाज बनाना है, मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी बिल्ड करनी है। अब समता मूलक समाज क्या होता है भाई? ये कौन सी बला है? ठीक है, तो समता मूलक समाज का मतलब सिंपल सा है। समता का मतलब जैसे यहाँ पर क्या है? समानता। समता का मतलब किस चीज़ से है? यहाँ पे समानता से। समता मूलक समाज यानी कि क्या हुआ कि एक ऐसा समाज जहाँ पर क्या हो? समानता हो। हाँ, सही समझे, कि एक ऐसा समाज जहाँ पर समानता हो, इक्वालिटी हो, सारे बंदे एक बराबर हो, ना कोई ज़्यादा अमीर हो ना कोई गरीब हो, सभी लोग एक लेवल पर हों, उसी समाज को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? समता मूलक समाज। तो ये समता मूलक समाज को बनाना किसका उद्देश्य था? समाजवादी
क्रांति का। तो ये बात ध्यान में रखनी है हमारे को। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अभी हम समझ रहे हैं कि भाई समाजवादी क्रांति है क्या, समझ आ रहा है कि समाजवादी क्रांति क्या होती है, उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो दो बातें समझ ली हैं कि समाजवादी क्रांति पूंजीवाद के विरोध में ही होगी, अगर समाजवाद है तो भाई पूंजीवाद का अगेंस्ट में ही रहेगा। और दूसरा क्या कि इसका उद्देश्य था समतामूलक समाज बनाना, यानी इगैलिटेरियन सोसाइटी को बिल्ड करना, एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर इक्वालिटी को अपनाया जाए, समानता को लाया जाए। अब देखते हैं इसका तीसरा। तो इसके अंदर जो है समानता के सिद्धांत को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? समानता के सिद्धांत को। समझना, तीसरा बात है यहाँ पर ये समाजवादी क्रांति की, यानी जब समाजवादी क्रांति हुई तो उसके अंदर समाजवाद के अंदर यहाँ पे समानता के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी इक्वालिटी को अपनाया गया। अब कई बंदे सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर भी तो वही बात है, जब यहाँ पे तुम समतामूलक समाज कह रहे हो तो यहाँ पर भी समानता की बात चल रही है और तीसरे पॉइंट में भी समानता की बात चल रही है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, बस बोलने का तरीका जो है वो हमारा अलग है। बुक के अंदर होता है कई बार कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मान लो भाई एक वर्ड है वो पहले डिफाइन कर दिया, लेकिन उसी के बाद 3-4 लाइन बाद उसी को जो है एक सिंपल फॉर्म में डिफाइन कर दिया जाता है ताकि बच्चों को वो इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भी सेम जो है वही चीज़ हुई है, बात जो है वो दोनों एक ही है। बात जो है समानता को रिलेटेड करती है यहाँ पे, यानी कि इक्वालिटी को लेकर ही बात है। तो 3 पॉइंट समझ आ गए हैं अभी तक हमारे को सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन कहाँ पर हुआ? रशिया में। कब हुआ? 1917 में। अच्छा, ये यूएसएसआर कब बना? अरे भाई, जब ये रिवॉल्यूशन हुआ रशिया के अंदर 1917 में, तभी तो बना। यानी कि यूएसएसआर बिल्ड कब हुआ है? 1917 के अंदर हुआ है। कितने देश थे इसके अंदर? टोटल कितने देश थे? तो हाँ, कितने देश थे? 15 देश। टोटल 15 कंट्रीज जो थी वो हमारे यूएसएसआर के अंदर मौजूद थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे एक चौथे पॉइंट को और देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने ये लिख ही लिया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो है चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में हमारे को, फोर्थ पॉइंट में हमारे को यहाँ पर ये बताना है कि जब समाजवादी क्रांति हुई तो समाजवादी क्रांति के बाद क्या हुआ? सारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर सत्ता ने अपना नियंत्रण कर लिया। किसने नियंत्रण कर लिया? सत्ता ने नियंत्रण। मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं? सत्ता का नियंत्रण, यानी कि इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टेट कंट्रोल। क्या बोलेंगे? स्टेट कंट्रोल। अब सत्ता का नियंत्रण क्या होता है? तो सत्ता का नियंत्रण का मतलब होता है, सत्ता का मतलब है यहाँ से सरकार से। किससे मतलब है? सरकार से, यानी कि सारी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। जब यहाँ पे समाजवादी क्रांति हुई तो उसी के बाद जितनी भी चीज़ें थी सभी के ऊपर सरकार ने अपना नियंत्रण कर लिया, सरकार ने कंट्रोल कर लिया। और ये बात हमने पहले आइडियोलॉजी वाली वीडियो के अंदर देखा भी है कि समाजवाद के अंदर क्या होता है? सारी चीज़ें सरकार के हाथ में ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? जब समाजवादी क्रांति हुई सारी चीज़ें सरकार के हाथ में चली गई। जैसे क्या है, मान लो भाई पहले कोई प्राइवेट स्कूल थे तो वो अब प्राइवेट स्कूल नहीं रहे, वो सारे सरकारी स्कूल हो गए। अगर कोई पहले प्राइवेट हॉस्पिटल था तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं रहा, वो कैसा हो गया? अब सरकारी हॉस्पिटल। कोई प्राइवेट बैंक था तो वो भी अब सरकारी बैंक हो गया। मतलब कि सभी चीज़ों के ऊपर सरकार ने अपना नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया। समझ आया? तो अभी बस हमने इस टॉपिक के अंदर सोवियत प्रणाली क्या थी में, इस टॉपिक के अंदर मतलब हमने ये समझ लिया है कि यूएसएसआर का गठन कैसे हुआ। 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी, रशिया में हुई थी। उसी के बाद 15 देश साथ में आए और उन्होंने एक यूएसएसआर का फॉर्म किया। समाजवादी क्रांति क्या है? तो उसके हमने 4 पॉइंट देख लिए हैं कि ये तो पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। दूसरा उद्देश्य था समतामूलक समाज बनाना। तीसरा समानता के सिद्धांत को अपनाया गया, वही बात है। और चौथा यानी सत्ता का नियंत्रण हो गया, सारी चीज़ों पर सरकार ने अपना कंट्रोल कर लिया। तो उम्मीद है कि भाई आपको यहाँ तक तो है समझ आया होगा। अब ऐसा करते हैं, इसी से आगे जो है स्टार्ट करते हैं।
अब एक बात बताइए आप लोग मेरे को, इसको मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कि आपको मेरे बारे में कुछ बातें समझनी है या आपको ये जानना है कि भाई जो ये सर हैं वो किस टाइप के इंसान हैं, इनका कैरेक्टर कैसा है, तो आप क्या देखोगे? सिंपल सा आप देखोगे कि भाई सर की विशेषताएं क्या क्या हैं, मतलब पॉजिटिव चीज़ें, प्लस पॉइंट क्या हैं सर के। और दूसरा आप क्या देखोगे, सर के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, मतलब कि इनके अंदर कमियां क्या हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि अगर आपको किसी के बारे में समझना है तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसकी विशेषताएं देखनी पड़ेंगी कि भाई इस बंदे के अंदर क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, विशेषता क्या क्या है। और दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर कमियां क्या क्या हैं, मतलब डिमेरिट्स क्या हैं इसके। अगर आप ये चीज़ें देख लोगे तो उस बंदे के बारे में पूरी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर आपको मेरे बारे में समझना है तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाओ, उसके अंदर देखो भाई सर की ये क्या है विशेषता है और ये सारी क्या है कमियां हैं, ठीक है। तो आपको उन चीज़ों से जो है पता लग जाएगा कि भाई मैं जो है कैसा इंसान हूँ, मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। तो ऐसे ही अगर आपको मान लो यूएसएसआर के बारे में समझना है, भाई इस चैप्टर के अंदर मेरे बारे में तो समझ नहीं रहे, हम इस चैप्टर के अंदर समझ किसके बारे में रहे हैं, यूएसएसआर के बारे में। तो अगर आपको यूएसएसआर के बारे में समझना है तो क्या देखना पड़ेगा, पहले इसकी विशेषताएं। हाँ, तो पहले इसकी विशेषताएं देखनी पड़ेंगी, इसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो देखनी पड़ेंगी और उसके बाद उसकी कमियां, उसके डिमेरिट्स देखने पड़ेंगे। तो ऐसा करके हमारे को यूएसएसआर के बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। तो हमारा टॉपिक वही है, टॉपिक का नाम क्या है, सोवियत प्रणाली क्या थी। मतलब हम सोवियत सिस्टम को समझना चाहते हैं, किसको समझना चाहते हैं, सोवियत सिस्टम को। तो सोवियत सिस्टम कब समझ आएगा, जब विशेषताएं देखेंगे और कमियां देखेंगे। यानी कि इसके आगे हम अब ये देखने वाले हैं कि यूएसएसआर की क्या क्या विशेषताएं हैं और यूएसएसआर की क्या क्या कमियां हैं। तो आइए अब आगे जो है स्टार्ट करते हैं, उसकी विशेषताओं को और उसकी कमियों के ऊपर एक बार नज़र डालते हैं, देखते हैं कि भाई इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या कमियां हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लिखते हैं सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, है ना। सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, यानी कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन, है ना। सोवियत संघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोवियत यूनियन। तो सबसे पहले हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो अब जैसे क्या है कि अगर आप विशेषताओं का टॉपिक उठाओगे, जब अपनी बुक खोल के देखोगे, उसमें देखोगे सोवियत संघ की विशेषताओं के बारे में, तो उसमें लगभग 8 विशेषताएं सोवियत संघ की दे रखी हैं। अब आप सोच रहे होगे कि भाई 8 विशेषताएं कैसे याद होंगी। अगर किसी को याद हो भी गई तो हो सकता है कि भाई वहाँ पे जब एग्ज़ाम में वो बंदा जाके बैठे तो वहाँ पर वो भूल जाए। तो इसीलिए जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो के फर्स्ट वाली वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही था कि पूरा चैप्टर मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स के साथ जो है करवाने वाला हूँ। तो आइए अब अपनी ट्रिक्स को जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं इसकी ट्रिक, सोवियत संघ की विशेषताओं की ट्रिक देखते हैं। एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊँगा, उस पूरी ट्रिक से जो है आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें चुटकियों में याद हो जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये ट्रिक्स जितनी भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारी की सारी ट्रिक्स आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पे या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये सारी ट्रिक्स बनाई गई हैं मेरे द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी पहली ट्रिक। अब किसी भी ट्रिक्स को समझने से पहले हमारे को उसके बारे में एक दो बातें जान लेनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी के टाइम पर जो है ना CUET के बारे में आपने सुना होगा कि अभी के टाइम पर CUET जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। CUET हर किसी की ज़ुबान पे CUET रहता है। CUET मतलब
कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि अगर किसी को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसको पहले ये वाला टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद में एडमिशन होगा। अब ये टेस्ट आ गया है एंट्रेंस टेस्ट। तो CUET अभी चर्चा में है, तो इसी के ऊपर हमारी ट्रिक भी है। CUET के ऊपर ट्रिक जैसे क्या है, तो एक पर्सन था, अब उस पर्सन ने क्या करा, उसको DU के अंदर एडमिशन लेना था। कहाँ पर एडमिशन लेना था? DU के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो DU में एडमिशन लेने के लिए उस बंदे ने क्या करा, CUET का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि अब तो DU में डायरेक्टली 12th के बेस पे एडमिशन हो नहीं सकता। तो इसीलिए उसने क्या करा, यहाँ पे CUET का एग्ज़ाम दिया ताकि उसका DU के अंदर एडमिशन हो जाए। और किस्मत की बात ये थी कि उस बंदे का DU में एडमिशन हो भी गया। बस अगर इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ है। तो आइए देखते हैं, अब ट्रिक हमारी इसी के ऊपर बनी हुई है। तो अब देखना जैसे क्या है, मैंने बताया क्या कि CUET से पास होकर DU में एडमिशन ले लिया उस बंदे ने। किस में एडमिशन ले लिया? DU के अंदर। तो बस वही बात यहाँ पे लिख दो, CUET से पास होकर, से पास होकर मतलब, से पास होकर का मतलब जैसे एस से क्या है, से, मैं बोल रहे हैं ना यहाँ पे कि CUET से पास होकर, से पास होकर, तो से मैंने लिख दिया यहाँ पे एस, क्या लिख दिया? एस लिख दिया, से के बदले मैंने लिख दिया यहाँ पे एस, और पास होकर का मैंने लिख दिया पी, क्या लिख दिया अब यहाँ पे? पी लिख दिया। तो CUET से पास होकर किस में एडमिशन लिया है? DU में। बहुत बढ़िया, कहाँ पे एडमिशन लिया है? DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बस हो गई ट्रिक। तो CUET से पास होकर DU में एडमिशन लिया। जब भी आपके पास विशेषताओं की बात आए कि सोवियत संघ की क्या विशेषता थी, तो हमारे को दिमाग में बस एक ट्रिक याद करनी है, CUET से पास होकर DU में एडमिशन लिया। तो अब इसकी फुल फॉर्म एक बारी हम देख लेते हैं। तो C से जैसे कि यहाँ पर है कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या है यहाँ पे? कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संचार प्रणाली। क्या कहते हैं? संचार प्रणाली, ठीक है। दूसरा U से है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है? U से अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है यहाँ पे? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे? बेरोजगारी। क्या बोलेंगे? बेरोजगारी। दूसरा U से अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा E से होगा हमारा इकोनॉमी, क्या होगा? इकोनॉमी, हिंदी में अर्थव्यवस्था। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं सारे, अर्थव्यवस्था, ठीक है। T से क्या होगा हमारा? ट्रांसपोर्टेशन, क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हिंदी में क्या? आवागमन। क्या बोलते हैं? आवागमन, ठीक है। उसके बाद S से, तो S से क्या होगा? स्टेट कंट्रोल। क्या होगा? स्टेट कंट्रोल, यानी कि सत्ता का नियंत्रण। याद आ रहा है कुछ इसको सुन के? अभी इससे पहले हमने यही डिस्कस किया है, सत्ता का नियंत्रण। दिमाग लगाओ, सोचो क्या था वो। P से क्या होगा? तो P से होगा पिन से लेकर कार तक। क्या होगा? पिन से लेकर कार तक, ठीक है। उसके बाद D से होगा हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्या होगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि हिंदी में डोमेस्टिक यानी घरेलू, और इंडस्ट्री का मतलब क्या है? उद्योग, यानी घरेलू उद्योग। और U से होगा ऊर्जा संसाधन। क्या होगा? ऊर्जा संसाधन। अब ये बात बताओ, ऊर्जा हम अगर व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? URJA, ऐसे ही लिखेंगे। और हिंदी में कैसे लिखते हैं? तो ऐसे, ऊर्जा, ठीक है। तो वही बात हमारे को यहाँ पे लिखनी है, ऊर्जा संसाधन, ठीक है, ऊर्जा संसाधन। समझ आया इतना? तो ये सारे क्या है? हमारे सोवियत संघ की विशेषताएं हैं। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, तो ये हमारे को ऐसे तो बना के तो आना नहीं है। तो अब चिंता ना करो, मैं आपको यहाँ पे इस सारी बातों के बारे में समझा रहा हूँ कि C से क्या है, U से क्या है, समझ आ रहा है यहाँ पे, है ना। इस सारी चीज़ों को समझा के, ताकि आपको जो है यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए, इसको आप एक्सप्लेन कर सको अपने एग्ज़ाम शीट के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं C से क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सोवियत संघ की विशेषता,
अगर हम किसी भी बंदे की विशेषता देख रहे हैं या किसी कंट्री की विशेषता देख रहे हैं तो यानी कि भाई हम उसकी एक ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं उसकी विशेषता यानी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, यूएसएसआर की विशेषता देख रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर यूएसएसआर की बढ़ाई कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम ये विशेषता कैसे है, अब समझाता हूँ। जैसे मान लो यूएसएसआर जो था ना, तो यूएसएसआर के अंदर क्या था, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, मतलब बहुत खतरनाक कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसकी वजह से क्या था, सारे देश मतलब यूएसएसआर के अंदर कितने देश, 15 देश, हाँ कितने देश, 15 देश। तो यूएसएसआर के अंदर जो 15 देश थे वो सभी आपस में जुड़े हुए थे। किसकी वजह से, संचार प्रणाली की वजह से। संचार प्रणाली की वजह से क्या होता है, सारी कंट्रीज़ आपस में जुड़ी रहती हैं। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि यूएसएसआर के अंदर 15 देश हैं, सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़, खुद रशिया जो सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड की वो भी इसी के अंदर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई कितने दूर दूर होंगे सारे देश, लेकिन फिर भी वो आपस में जुड़े हुए हैं केवल एक की वजह से, संचार प्रणाली की वजह से। कैसे जुड़े हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए जस्ट इमेजिन करो कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आतंकवादी हमला हो जाए और जम्मू कश्मीर से हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बेकार हो जाए, मान लो बर्बाद हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हमला हुआ और हमारे साथ उनका कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा, तब तो जैसे क्या होगा, जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा, जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर संचार प्रणाली अच्छी रही, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा रहा, तो जब से हमला होगा वहाँ पे तुरंत हमारे पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि भाई हमारे पास हमला हो रहा है, हमारे को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो अब जब मैसेज आएगा यानी कम्युनिकेशन सिस्टम हो रहा है, बात होगी कॉल पे, तो हम क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को बचा सकते हैं। मैंने कि जब संचार प्रणाली अच्छी होगी, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, तब हमारे राज्य जैसे जम्मू कश्मीर वो जुड़ा रहेगा, हमारे से दूर नहीं जाएगा। सेम वैसा ही यूएसएसआर के अंदर था कि 15 कंट्रीज़ तो है लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से सारी आपस में जुड़ी हुई है। तो ये यूएसएसआर की सबसे पहली विशेषता थी, सबसे पहला फीचर था। ये समझ आया? ठीक है, यानी कि हमारा सी कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम। पहली विशेषता हमारे को ऐसे लिखनी है जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया, सेम यही बात आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख के आनी है। याद कैसे रहेगी, तो आप अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाओगे तो उसके अंदर सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ उसको वहाँ पे एज इट इज़ लिख देना। समझ आया? अब चलते हैं यू के ऊपर। तो यू में जैसे क्या लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। मतलब कि यूएसएसआर के अंदर बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं थी, तो ये उसकी विशेषता हो गई है। तो सिंपल सा है कि वहाँ पर भाई बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं थी, ये उसकी एक फीचर है, विशेषता है। तीसरा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। मतलब कि यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, काफ़ी बड़ी थी। कितनी बड़ी थी, तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड रैंक की थी। याद रखना है मार्को, कौन से रैंक की थी, सेकंड रैंक की। पूरे विश्व के अंदर यूएसएसआर की इकोनॉमी सेकंड रैंक पर आती थी उस टाइम पर। तो फर्स्ट पर कौन सी आती थी, हाँ यूएसए। तो फर्स्ट पर आती थी यूएसए और सेकंड पर आती थी यूएसएसआर की इकोनॉमी। तो यूएसएसआर भाई सेकंड रैंक में खुश था, सीना चौड़ा करके चलता था कि भाई हमारी इकोनॉमी सेकंड पे आ रही है। समझ आया? तो ये तीसरी उसकी विशेषता हो गई कि भाई उसकी इकोनॉमी सेकंड रैंक पे आ रही है। उसके अलावा टी से क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। मतलब कि यूएसएसआर के अंदर संचार प्रणाली भी अच्छी है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पर जैसे क्या है, इकोनॉमी भी उसकी सेकंड रैंक पर आती है। और टी से ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि वहाँ पर आवागमन की व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा था, रोड बने हुए थे प्रॉपर तरीके से। तो ये भी उसकी एक विशेषता हो गई। ठीक है, तो यानी कि टी भी हमारा कवर, ये सब उसकी विशेषताएं हैं। एस जैसे क्या है, तो एस से मतलब है यहाँ पे किससे, स्टेट कंट्रोल, सत्ता का नियंत्रण। मतलब सारी चीज़ें जो थी वो सरकार के नियंत्रण में थी, सरकार उनको प्रॉपर तरीके से चलाती थी। ये उसकी एक विशेषता। ठीक है, उसके अलावा पी से जैसे क्या है यहाँ पर,
पिन से लेकर कार तक, इसको समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पिन से लेकर कार तक, तो कई बंदे सर खुजा रहे होंगे इसका क्या मतलब हो गया। ठीक है, तो पिन से लेकर कार तक का मतलब है कि यूएसएसआर के अंदर सारी चीज़ें बनती थी पिन से लेकर कार तक। अब आया समझ में कि यूएसएसआर के अंदर छोटी से छोटी चीज़ यानी पिन और कार तक यानी बड़ी से बड़ी चीज़ तक, तो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, पिन से लेकर कार तक सारी चीज़ें यूएसएसआर के अंदर ही बनती थी, वो खुद ही बनाता था उनको। तो ये भी उसकी एक फीचर हो गया, विशेषता हो गई। तो पी भी हमारा कवर। उसके बाद देखते हैं डी से, तो डी से क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब घरेलू उद्योग। तो हमारे जो आसपास के जो मतलब देश के अंदर के जो उद्योग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, घरेलू उद्योग, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ऐसे ही क्या था, जो यूएसएसआर था तो उसके अंदर जितने भी उसके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, घरेलू उद्योग थे, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। मतलब कि वो बहुत ही मास प्रोडक्शन करते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करते थे, प्रोडक्शन करते थे। तो ये उसकी एक विशेषता कि भाई वहाँ के घरेलू उद्योग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है उत्पादन वहाँ पे होता था। तो डी भी हमारा क्लियर। उसके बाद यू से ऊर्जा संसाधन। हमारे को देखते ही समझ आ रहा है कि यूएसएसआर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा संसाधन थे। तो ये सभी क्या हो गए, यूएसएसआर के फीचर्स हो गए, उसकी विशेषताएं हो गई। जस्ट इमेजिन अगर मैं आपको ये ट्रिक नहीं बताता तो ये सारे कैसे याद हो पाते। तो ट्रिक्स के साथ हमारे को एक ही बार में सारी चीज़ें याद हो गई हैं। बस क्या याद रखना है, CUET से पास होकर DU में एडमिशन लिया, अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें। C से कम्युनिकेशन सिस्टम, U से अनएम्प्लॉयमेंट, E से इकोनॉमी, T से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसके बाद से पास होकर है तो S से क्या होगा, स्टेट कंट्रोल, P से पिन से लेकर कार तक, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में D हो जाएगा और U का हो जाएगा ऊर्जा संसाधन। समझ आया। तो ये तो हो गई हमारी यूएसएसआर की विशेषताएं। अब हम चलते हैं यूएसएसआर की कमियों की तरफ। तो जैसे ही कमियां खत्म तो सोवियत प्रणाली क्या थी वो टॉपिक भी खत्म। जब हमने यूएसएसआर की भाई विशेषताएं देख ली, कमियां देख ली, तो पूरी तरीके से हमारे को समझ आ गया कि यूएसएसआर क्या है, उसकी प्रणाली क्या है। समझ आ रहा है, टॉपिक को कनेक्ट करके चलना है कि भाई पढ़ क्या रहे हैं हम। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं और कमियों को तरफ हम देखते हैं। कमियों की भी एक ट्रिक बताऊंगा, देखते रहना, जाना नहीं है कहीं पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, विशेषताएं खत्म कर ली हैं। अब हम आ गए हैं सोवियत संघ की कमियों की तरफ। तो विशेषताओं में हमने यूएसएसआर को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया है, चने के झाड़ पे चढ़ा चुके हैं हम उसको, मतलब कि तारीफ़ों के पुल हमने बांध दिए हैं, पूरा एकदम वो हवा में उड़ रहा है सीना चौड़ा करके। अब हमारे को कमियां बतानी है और उसको उसी चने के झाड़ से नीचे फेंकना है। तो आइए नीचे फेंकने का काम स्टार्ट करते हैं। तो फेंकने से पहले जो है ना, यहाँ पर एक बात को समझो, ट्रिक समझने से पहले एक बात को समझो। RTI, ये मैंने इनविजिबल मार्कर खरीदा, करोड़ों रुपए खर्च किए इस मार्कर के लिए। तो देख लो एक बारी, दूसरा मार्कर लाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भाई आपने कई बार सुना होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, RTI के बारे में। ठीक है, RTI जैसे क्या है कि अगर हमारे को किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सूचना लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे हमारे को लग रहा है कि भाई ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ढंग से काम नहीं कर रही, यहाँ पर घोटाला वगैरह जो है बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे मतलब कि लोगों का काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, RTI फाइल कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं पता करने के लिए कि भाई वहाँ पे काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये RTI हमारे पास क्या है, एक राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, यानी कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार है हमारे पास। ठीक है, तो ट्रिक हमारी इसी को लेकर है। तो जैसे क्या था कि भाई एक जो है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI जो है, ये भी अब यहाँ पर करोड़ों का मार्कर बन चुका है, इसकी भी कीमत अब करोड़ों में हो चुकी है। कोई बात नहीं, देखते हैं दूसरा मार्कर यूज़ करके, देखते हैं कौन सा चलता है। ठीक है, तो अब जैसे क्या है भाई, यहाँ पे एक था RTI का फॉर्म, ये वाला चल गया, इसकी कीमत कम है भी। ठीक है, RTI का फॉर्म था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब जैसे क्या था कि भाई एक बच्चा था, 4-5 साल का छोटा सा बच्चा था। अब उसके हाथ में क्या हुआ, कहीं से RTI का फॉर्म पड़ा हुआ मिल गया, लग गया उसके हाथों में। ठीक है, तो अब क्या है भाई, छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा अगर बच्चा है तो उसको क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा।
ABCD 1 2 3 बस यही आती है छोटे बच्चे को। तो उस बच्चे ने क्या करा, RTI का फॉर्म लेके उसके ऊपर ABCD लिख डाली, जो भी उसको आता था ABCD वो उसने लिख दी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जब बच्चे ने जो है ABCD लिखी और उसी टाइम क्या हुआ, एक दूसरा बच्चे ने आवाज़ मार दी कि पप्पू चला यहाँ पे खेलने चल रहे हैं। तो बच्चे ने अरे हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तो बच्चे ने वो फाड़ के फेंक दिया। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई, बस इतना ही चाहिए मेरे को। ठीक है, तो अब जैसे क्या मैंने आपको बोला कि भाई RTI फॉर्म था RTI। ठीक है, तो RTI में क्या करा है, बच्चे ने क्या लिखा है ABCD। हाँ, बच्चे ने क्या लिखा है ABCD, क्योंकि उसको वही आता है तो उसने लिख दी ABCD। RTI के फॉर्म में ABCD लिख दी उसने। ठीक है, तो RTI में ABCD लिखकर आवाज़ आ गई है पप्पू खेलने चल रहे हैं, तो उसने क्या करा, फाड़ के फेंक दिया। बस यहाँ पे लिख दो P से क्या होगा, फाड़ के फेंक दिया। तो RTI में ABCD लिखकर फाड़ दिया या फेंक दिया। ठीक है, ये ट्रिक हमारे को याद रखनी है, जब भी कमियों की बात आए तो ये एक ट्रिक हमारे को याद रखनी है कि RTI में ABCD लिखकर फाड़ दिया। दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रिक्स की सारी फुल फॉर्म जो है वो लिख चुका हूँ, तो अब एक एक करके इसको ख़त्म कर लेते हैं। जैसे R से लिखा हुआ है रशिया, इसको हमारे को ऐसे समझना है कि रशिया जो था वो पूरे 15 देशों को कंट्रोल करता था। जैसे कि हमारे को पता ही है कि USSR के अंदर टोटल 15 देश थे, है ना। USSR के अंदर टोटल 15 देश थे रशिया को मिलाकर। तो रशिया और यानी बाकी की 14 कंट्रीज़ अलग हैं। ठीक है, तो जैसे क्या था, रशिया उन 14 देशों के ऊपर अपना कंट्रोल करता था, दबदबा दिखाता था। तो ये क्या हो गया, एक USSR की कमी हो गई, क्योंकि कोई भी एक अच्छा ग्रुप जो है वो कब माना जाता है, जब उसके अंदर सभी को बराबर के अधिकार दिए जाते हैं, सभी को बराबर बोलने का अधिकार होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ तो 14 कंट्रीज़ को बोलने का अधिकार है ही नहीं, केवल रशिया उनके ऊपर दबदबा दिखा रहा है। तो सबसे पहली कमी USSR की कि रशिया उसको सारा कंट्रोल करता था, किसी को बोलने नहीं देता था। दूसरा T से और I। ठीक है, हमारे को क्या करना है कि जब हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो उसमें हमारे को T और I दोनों को साथ में लेके चलना है। T से टेक्नोलॉजी, I से इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि रशिया जो था वो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत ही पीछे रह गया था। अच्छा, पीछे क्यों रह गया था, क्योंकि हमारे को एक बात पता है कि रशिया यानी USSR, जब भी मैं रशिया बोलूं तो आप भाई समझ जाना खुद ही से कि इसका मतलब है USSR। ठीक है, तो USSR जो था वो क्या करता था, अपने ज़्यादातर पैसे जो है वेपन्स के ऊपर लगाता था, यानी कि हथियारों के ऊपर लगाता था। अब एक बात बताओ, अगर कोई एक कंट्री सारा पैसा जो है हथियारों के ऊपर लगा देगी तो वो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो पीछे रही जाएगी। तो सेम यही यहाँ पर ये भी हो रहा है कि रशिया यानी USSR क्या कर रहा है, 15 देश क्या कर रहे हैं, वो सारा पैसा जो है लगा रहे हैं वेपन्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे होते जा रहे हैं। समझ आया। तो RTI क्लियर हो गया हमारा, यानी कि ये 3 कमियां हमारे को अभी तक पता चली। उसके बाद A से क्या लिखा हुआ है, अकाउंटेबल, यानी कि USSR की जो सरकार थी वो बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं थी, यानी जवाबदेह नहीं थी। जवाबदेह का मतलब ऐसे क्या है, मान लो कि भाई आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हो और बगल में ग्राउंड है। अब ग्राउंड में क्या हुआ, एक बंदे ने मारा छक्का, यानी कि बॉल पे छक्का मारा और वो बॉल जो है उड़ती उड़ती आई और तुम्हारे सर पे लगी। ठीक है, तो अब जब बॉल तुम्हारे सर पे लगी, तुम्हें चोट लग गई, ज़्यादा गहरी चोट लग गई, तुम्हारा मतलब याददाश्त वाददाश्त चली गई है, जादू बन गए तुम, जादू वो वाला सिस्टम हो गया तुम्हारे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिम्मेदारी किसकी होगी, वहाँ की प्रिंसिपल की होगी, पूरे स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि भाई वो बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए, उसके चोट लग गई। तो यहाँ पर मतलब जवाबदेह कौन होगा, स्कूल जवाबदेह होगा कि बच्चे को बचा नहीं पाए, उसके चोट लग गई। सेम यहाँ पर भी है कि एक मतलब मान लो भाई एक देश है, एक कंट्री है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी को चोट लग रहा है, कभी किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का रेप हो गया कहीं पर। तो इन सब चीज़ों में जिम्मेदारी किसकी होगी, वहाँ की गवर्नमेंट की। समझ आया। तो वहाँ की गवर्नमेंट की इन सब चीज़ों में जिम्मेदारी होगी, यानी कि जब जिम्मेदारी की बात आई, जवाबदेह की बात आई, तो उस टाइम पर जवाबदेह कौन है, आपका स्कूल,
आपके स्कूल की जिम्मेदारी थी कि वो आपको जो है बचा नहीं पाई, आपके चोट लग गई, ठीक है, वहाँ तो आपके स्कूल की जिम्मेदारी हो गई। ऐसे ही अगर हम एक देश की बात करें तो देश में भी सेम यही चल रहा है। देश में क्या है कि भाई एक पूरा देश, बड़ी सी कंट्री है, उसके अंदर जैसे मान लो भाई कभी कुछ हो रहा है, घोटाला हो रहा है, कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे किसी को चोट लग गई, कभी किसी का मर्डर हो गया, तो इस सब चीज़ों के अंदर यहाँ पर जो है जिम्मेदार कौन होगा? उस देश की गवर्नमेंट, उस देश की सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है। जो यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर की सरकार को यहाँ पे जिम्मेदार होना चाहिए था। अगर वहाँ पे यूएसएसआर के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है तो वहाँ की गवर्नमेंट को जिम्मेदार होना चाहिए था, जवाबदेह होना चाहिए था। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी, यही उसकी एक कमी थी, ठीक है, कि वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है, ये उसकी एक कमी हो गई थी। फिर उसके बाद ए से हो गया हमारा। अब देखते हैं बी से। तो बी से क्या है? ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब जैसे क्या है, जिसके अंदर मतलब कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सब किसके अंदर आते हैं? नौकरशाही के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही आते हैं। तो वहाँ पर जैसे क्या था, यूएसएसआर की जो नौकरशाही थी, पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, वो ब्यूरोक्रेसी जनता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने लग गई थी। मतलब कि जनता के ऊपर उसने क्या कर लिया था? अपना शिकंजा कस लिया था, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने बहुत ज़्यादा शिकंजा कस लिया था। मतलब कि वो जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग गई थी, उसने शिकंजा कस लिया था जनता के ऊपर। तो बी से भी हो गया हमारा, है ना। ए से क्या था? अकाउंटेबल, की सरकार बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। बी से ब्यूरोक्रेसी, की ब्यूरोक्रेसी ने शिकंजा कस लिया था, जनता के ऊपर कंट्रोल करने लग गई थी। उसके बाद देखते हैं सी से। सी से क्या लिखा हुआ है? कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसके अंदर सिंपल सा हमारे को ये बताना है कि यूएसएसआर के अंदर सिर्फ एक पार्टी थी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब कि वन पार्टी सिस्टम चल रहा था यूएसएसआर के अंदर, एक दलीय सरकार थी। वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कुछ भी हो जाए, जनता के सामने ऑप्शन थे ही नहीं। अगर जनता को चाहिए कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी कोई ना हो, दूसरी पार्टी उसको वोट डालने हैं जनता को, तो जनता के पास भाई और कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला? कम्युनिस्ट पार्टी वाला। तो ये भी उस देश की कमी हो गई कि भाई वहाँ पे सिर्फ एक दलीय सरकार है, एक ही पार्टी चल रही है, जनता के पास ऑप्शन है ही नहीं, तो ये कमी हो गई। ठीक है, तो यानी बी कंप्लीट, सी कंप्लीट। अब देखते हैं डी से डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र। तो हमारे को ये बात बतानी है कि यूएसएसआर के अंदर लोकतंत्र जो था वो नहीं था। अब जैसे आप जब दुकान के ऊपर जाते हो चीज़ वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पर देखते हो जैसे कोई एक टॉफ़ी वॉफ़ी खरीदी तो एक के साथ एक फ्री आ गई, ठीक है। तो एक के साथ एक फ्री वाला सिस्टम जो है ना वो यहाँ पर भी है। लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र के साथ एक फ्री वर्ड हमारे को और मिलता है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर वो है लोकतंत्र यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी। कौन सा वर्ड है वो? अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो लोकतंत्र के साथ हमारे को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी भी थी मिलती है, वो भी वहाँ पर जनता के पास नहीं है। लोकतंत्र भी नहीं है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी नहीं है जनता के पास, ठीक है। तो जनता के पास ये सारी चीज़ें थी नहीं, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। तो जनता के पास ये थी नहीं, बोलने की आज़ादी जनता के पास थी नहीं। तो अब जब जनता के पास भाई बोलने की आज़ादी नहीं होगी तो जनता क्या करेगी? कुछ ना कुछ दूसरा तरीका निकालेगी अपनी बातों को जनता के सामने रखने का, अपनी बातों को पूरी दुनिया के सामने में, पूरी दुनिया की जनता के सामने रखने का कुछ ना और तरीका निकालेगी वो, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसीलिए जनता क्या करती थी यहाँ पर, और कुछ तरीका निकालने के लिए वो क्या करती थी? चुटकुलों के माध्यम से अपने बातों को रखती थी, ठीक है। किसके माध्यम से? चुटकुलों के माध्यम से। और एक और माध्यम था, कौन सा? कार्टून्स। कौन सा? कार्टून्स, भीम 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 वाला कार्टून, है ना, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि भाई यहाँ पर जनता जो थी वो चुटकुलों और कार्टून्स के माध्यम से भी अपनी बातों को जनता के सामने रखती थी, पूरी दुनिया के सामने रखती थी, ताकि वो अपनी पीड़ा को जो है बता सके कि भाई हमारे साथ जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी डी से ख़त्म हमारा डेमोक्रेसी ख़त्म। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई पी से क्या है। तो पी से क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आकांक्षाएं। ठीक है, आकांक्षाएं का मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, इच्छाएं जो होती है हमारी, आकांक्षाएं की जगह हम यहाँ पे इच्छाएं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जनता की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। यही बात हमारे को यहाँ पे रखनी है कि भाई जनता की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं, इच्छाएं भी पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे जनता की राजनीतिक इच्छा थी कि भाई हमारे देश में लोकतंत्र होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। और जनता की आर्थिक इच्छा क्या थी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो नंबर 1 पे जानी चाहिए। उसके अलावा हमारे देश को बहुत सारे पैसे हथियारों में ना लगाकर किस में लगाने चाहिए, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके। तो इनकी आकांक्षाएं जो है, इनके जो गोल हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो भी पूरी नहीं हो पा रहे थे। तो ये सब क्या है, यूएसएसआर की कमियां हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो जो है कंप्लीट होती है। आपने पूरा एक टॉपिक जो है अच्छे से समझ लिया है, उसको लर्न भी कर लिया है। ठीक है, तो अब जैसे क्या करते हैं, इसी वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।